पूरा देश इंतजार कर रहा था कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोले तो उन्होंने बहुत सारी रियायतें, बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। सबसे चर्चा हम प्रधानमंत्री के भाषण पर कर रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता आतिर ने बस अब से कुछ ही देर पहले बात की है शरद यादव से। हमारे साथ मौजूद हैं शरद यादव जी, आइए इनसे बात करते हैं। शरद जी, प्रधानमंत्री ने जो अपना भाषण दिया है उसमें कई नई योजनाओं की बात कही है, चाहे वो गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो या फिर वृद्ध लोगों के लिए हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो सारी घोषणाएं, अभी उनका पूरा भाषण नहीं हुआ है। उन सारी बातों पर हम पूरी तरह से सुनने के बाद, कल अखबार में आने के बाद, जो आर्थिक जानकार उनसे और अपनी पार्टी के भीतर चर्चा और बहस करके उन पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो हम तो रास्ता देख रहे थे कि काले धन में कितना काला धन था। इतनी बड़ी कदम के बाद और जो राहत दी गई है, निश्चित तौर पर जो राहत है उन पर गंभीरता से विचार करके कल उस पर अपना वाजिब और ठीक अपनी तरफ से बोलने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं उनको साथ होना चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियों की जो फंडिंग की बात है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। हाँ, तो पार्लियामेंट में उस पर बहस करा है। पार्लियामेंट में उस पर बहस होना चाहिए और मामूली बात नहीं है ये। इस पर बहस होना चाहिए। तो इसके मामले में तो चर्चा ही चर्चा होती, बहस तो होती नहीं। शरद यादव को आपने सुना, बहस की बात भी यहां पर कर रहे हैं। और जो तमाम विपक्ष है, सुधांशु जी, आपने लालू प्रसाद यादव की बात भी सुनी, शरद यादव की बात भी सुनी। वो प्रधानमंत्री के इस भाषण को नकार रहे हैं, लोगों की तकलीफों, परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मीरा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और आपने ये बात की शुरुआत की थी कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने राहत तो दी है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती थी कि लोग आज 50 दिन के बाद ये जानना चाहते हैं कि कितना काला धन वापस नहीं आया। क्योंकि जब ये नोटबंदी का कार्रवाई उठाया गया था तब कहा जा रहा था कि 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ रुपए गंगा में बहा दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे और उन पैसों के साथ गरीबों के लिए बहुत राहत किया जाएगा। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हर एक इंसान के हर एक जनधन अकाउंट में कुछ लाख रुपए आएंगे, 15 लाख नहीं सही 1 लाख 2 लाख तो जरूर आएंगे। लेकिन आज के तारीख में किसी को नहीं पता है कि कितना पैसा वापस बैंक में आया है। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा एक कदम उठाया गया था नोटबंदी के बारे में, और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 50 दिन के बाद प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि हम अपना पैसा अपने अकाउंट में से कब निकाल सकेंगे। और अब मैं हैरान हूं पीयूष गोयल को सुनकर के ये कहते हुए कि हमने अनुमान लगाया है कि लोगों को केवल 3,600 रुपए निकालने चाहिए और लोगों को खाली इतना पैसा निकालने चाहिए, तो क्या परेशानी है? अरे भाई, ये अपना पैसा है। आपने इनको नोटबंदी करके बैंकों में कब्जा कर दिया है। आप ये हमें बताएं कि कब नोट आएंगे और कब हम अपना पैसा बैंक से निकाल सकते हैं। ठीक है मीरा जी, मतलब अगर मीरा जी और आप आगे आपसे और बात करेंगे हम। सुधांशु जी, आप मीरा जी के सवाल का जवाब दें, साथ में हम भी एक सवाल जोड़ देते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें अपने दर्शकों को भी कि हमारे साथ राज चेंगप्पा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद राज, ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया टुडे के, धन्यवाद आपका। सुधांशु जी, यही सवाल, क्या आपको लगता है कि जो इंतजार हो रहा था कि नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे, भ्रष्टाचारियों पर कुछ कहेंगे, कितना पैसा आया है उस पर कुछ कहेंगे, बैंक मैनेजर्स जो नोटबंदी को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से जो भ्रष्टाचार हुआ, नोटों की अदला बदली हुई परसेंटेज लेकर, उस पर कुछ कहेंगे, क्या ये एक कमी रह गई? और साथ ही साथ मीरा जी की बात भी, सुधांशु जी, कि हमारा पैसा है, जितना चाहें खर्च करें, पाबंदी क्यों? देखिए, जो कुछ भी
कार्रवाई है काले धन के संदर्भ में, वह तो अभी सतत चल रही है। तकनीकी दृष्टि से कल आखिरी दिन था बैंकों में नोट जमा करने का, और अभी 31 मार्च तक वह समय है कि आरबीआई में भी जमा किए जा सकते हैं। जहां तक उस प्रक्रिया के संपूर्ण होने की बात है, उसके बाद सारा आंकड़ा सामने आएगा। अभी जो कुछ आंकड़े सामने, उसमें 4,000 कुछ सौ करोड़ रुपए का काला धन जब्त किया जा चुका है और भिन्न भिन्न प्रकार की कार्रवाइयां चल रही हैं। तो वो सारा देश देख रहा है। और मेरे विचार से, जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश की आजादी के बाद इतना पैसा बैंकों में पहली बार आया, तो यह भी सत्य है कि देश की आजादी के बाद एक महीने में इतना काला धन 4,000 कुछ सौ करोड़ रुपए का पहली बार पकड़ा गया। सरकार उस विषय में सतर्क है और सजग है। हां, रही बात इसकी कि इससे क्या क्या बेनिफिट मिलने चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो बात कही गई थी कि सबके अकाउंट में इतना पैसा आएगा, वो एक प्रतीकात्मक बात थी। प्रबुद्ध व्यक्ति तो समझ सकता है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि साहब देश के हर नागरिक के सर के ऊपर इतना कर्जा है, तो कोई थोड़ी कहेगा जी मैंने दे दिए 60,000 मेरा कर्जा उतर गया। नहीं, वो एक पूरे देश में आने वाली पूंजी का प्रतीक है। तो अगर आप देखें तो जिस प्रकार की घोषणाएं हुई, जैसे गर्भवती महिलाओं को सभी जिलों में 6,000 रुपए मिलेंगे, तो 53 जिलों की पायलट योजना से 4,000 रुपए से हटकर हम सारे जिलों में समान रूप से आ गए, तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। नहीं, ये तो अच्छी बात है। कई कदम सरकार, आप देखिए जैसे सुधांशु जी, जो देखिए जो अच्छी बात है, गरीबों को मकान बनाने के लिए लोन है, गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए दी जा रहे हैं, इसकी तो तारीफ सभी करेंगे, करना पड़ेगा। वो तो अर्जुन जी भी कह रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जिससे, कहिए सुधांशु जी, कहिए। नहीं, मैं इसमें एक उदाहरण देना, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या सिर्फ 24 लाख लोग हैं इस देश में जिनके पास 10 लाख से अधिक की आय है? ये कौन लोग हैं 24 लाख? ये बेचारे सिर्फ वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जिनके पास कोई जरिया नहीं है अपनी आय को छुपाने का। तो जब हम उसे व्यापक, सुधांशु जी वो भी ठीक है, आप तो कोई ये जो सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आया है, नहीं, तो आपका नगद धन राष्ट्र की मुख्य धारा में आया, तो टैक्स व्यापक होगा। और मैं इसमें एक और चीज सही याद दिलाना चाहता हूं। जी, ये बताइए, पहले इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन सिर्फ ये होता था कि मैंने जो डिक्लेयर कर दिया वो मेरी संपत्ति है। ये हमारी पिछली सरकार थी जिसने ये शर्तें लगाई थी कि भाई अगर कार है तो इनकम टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। वही सुधांशु जी बिल्कुल यही बात, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। सुधांशु जी हमने भी पिछली बार व्यापक किया था और इस बार प्रधानमंत्री उसको और व्यापक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लंबी प्रक्रिया है जिसका आपको धीरे-धीरे प्रभाव दिखाई पड़ेगा। सुधांशु जी यही बात थी, देश की जनता यही उम्मीद लगा रही थी कि उन भ्रष्टाचारियों पर कौन ऐसा देश का नागरिक नहीं होगा, गरीब व्यक्ति नहीं होगा, ईमानदार टैक्स पेयर नहीं होगा, सुधांशु जी, जो ये ना चाहेगा कि भ्रष्टाचारी, काला धन रखने वाला, बेनामी संपत्ति बनाने वाला सलाखों के पीछे ना जाए। और वही घोषणा नहीं हुई, वही जिक्र नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी सी निराशा की बात है। ये हमारा आरोप नहीं है, दूसरे लोगों का, मीरा जी और अर्जुन जी जैसे लोगों का है। लेकिन चलिए हम बात करेंगे, राज जी जुड़ चुके हैं। ये सिर्फ घोषणा नहीं है। बताइए, विजय माल्या के खिलाफ ईडी का गैर जमानती वारंट हमारे ही जमाने में आया ना, ठीक है, संपत्ति जब्त हमारी जमाने में हुई, तो बड़े भ्रष्टाचारियों पर भी प्रभावी कार्रवाई हो रही है। सुधांशु जी विस्तार से, हाँ बिल्कुल विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अर्जुन जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन राज जी, अगर इस पूरे भाषण को हम देखें, इस पूरी स्पीच को, तो आपको लगता है जो रियायतें दी गई हैं, जो राहतें दी गई हैं, वो सफिशिएंट हैं, या अभी भी डीमोनेटाइजेशन पर जो सारी इन बातों को अलग हटा के चर्चा शुरू हो रही है, ये ठीक है? जो मीरा जी ने कहा वो तो अच्छी बात है। ही शुड हैव गिवन अ रिपोर्ट कार्ड। इफ यू आस्क मी क्या बोलना था, तो पहली बात, क्योंकि 50 दिन को जो तकलीफ था गाँव लोगों के लिए, और एक रिपोर्ट कार्ड, कितने पैसे आ गया, अभी कब तक कम बैंक में कितने ईज दी लो अमाउंट्स यू कैन टेक फ्रॉम ATM, ये सब बात करना था, सम एश्योरेंस उसमें। बट आई थिंक बड़ा पिक्चर। राजी, हम आपकी बात पूरी सुनेंगे। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं। रविशंकर जी, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए, आज तक से बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रियायतों की घोषणा की, चाहे वो गरीबों को घर बनाने के लिए लोन देना, उस पर कम ब्याज लेना, 6,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को देना, किसानों के लिए कुछ, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ, 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ की लिमिट व्यापारियों के लिए कर देना, लेकिन विपक्ष अभी भी इसे खारिज कर रहा है और कह रहा है कि ये तो प्री बजट स्पीच हो गई। अब वित्त मंत्री क्या कहेंगे? ये तो सब प्रधानमंत्री ने कह दिया जो कहना चाहिए था। काले धन के बारे में, भ्रष्टाचारियों के बारे में वो नहीं कहा। रविशंकर जी,
देखिए, पहली बात मैं सुन रहा हूं कि आपके यहाँ गर्मा गर्म बहस चल रही है, तो उस बहस को आप चलाइए, उस बहस पे मुझे मत डाल दीजिए। मुझसे जो पूछना है 1 to 1 पूछेंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा जरूर, करूंगा। अवश्य अवश्य, कि आपका आग्रह था कि मैं आऊं, तो मैं आया हूं। जी जी जी। कैसे कैसे आप देखिए, पहली बात आपने शुरू किया विपक्ष को लेकर, तो क्या आप समझते हैं विपक्ष हमारी तारीफ करेगा? नहीं, विपक्ष हमारी तारीफ करेंगे? नहीं, रविशंकर जी बिल्कुल नहीं मतलब करेंगे। आज लेकिन एक सवाल यहाँ पर ऐतिहासिक काम नोटबंदी का हुआ है भारत को ईमानदार बनाने की। हाँ जी, आप प्लीज पहले अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। अच्छा, आप पहले आप सवाल पूछ लिए तब मैं बोलूं। नहीं, अब आप मुझे एक लाइन बोलने में ही रोक दे रहे हैं, तो आप पहले सवाल पूछिए तो मैं बोलूंगा। बिल्कुल नहीं, पहले सवाल क्या है? प्लीज आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, हम फिर बाद में सवाल पूछ लेंगे आपसे। नहीं, आप सवाल पूछिए ना, फिर मैं उसके उत्तर में अपनी बात कह दूंगा। आप पूछिए अपने। रविशंकर जी, क्या आपको लगता है कि नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने और काले धन पर अपने दृढ़ निश्चय को कि भ्रष्टाचारियों को हम नहीं बख्शेंगे, हमारी पैनी नजर है एक एक पैसे पर जो गलत तरीके से आ रहा है, इसके अलावा जो समय सीमा खत्म हुई है, जो इंतजार था कि कुछ आंकड़े आएंगे, कुछ लोगों के नाम आएंगे, वो लोगों ने मिस किया है आज इस भाषण में? देखिए, पहले आप एक बात समझ लीजिए कि इसे आप प्रधानमंत्री का पारंपरिक उद्बोधन मत समझिए। जी, प्रधानमंत्री ने 2-3 बातें कही कि 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 99 की लड़ाई में देश एक साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन देश पहली बार ईमानदारी के लिए और भ्रष्टाचार कालेधन के खिलाफ एक हुआ है। वो देश को सलाम कर रहे थे, देश की पीड़ा को सलाम कर रहे थे। ये कोई संख्या का भाषण नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, और जो हम लोग के लिए जानकारी थी कि सिर्फ 24 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से ऊपर का अपना टैक्स बताते हैं। ये देश को एक उन्होंने समझाया कि देखो कितना आगे बढ़ने की जरूरत है। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने बताया नहीं और क्या कार्रवाई करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का इतने सख्ती से यह कहना कि बैंक के अच्छे काम की तारीफ, कुछ बैंक वालों ने गड़बड़ किया बख्शे नहीं जाएंगे, अफसर ने गड़बड़ किया बख्शे नहीं जाएंगे, कानून सबके लिए कठोरता से काम करेगा, देश को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। इससे बड़ी बात और क्या अपेक्षा करते हैं? क्या आपको यह बताना जरूरी नहीं है कि अब तक देश में लगभग 800 करोड़ रुपए रिकवर हो गए 8 नवंबर के बाद? रोज आपके चैनल पर दिखाया जाता है कितना रेड हो रहा है, कौन वकील साहब के यहां से कितना 100 करोड़ मिलता है जिनकी वकालत नहीं चलती, लोढ़ा साहब आते हैं, तो रोज आप दिखा रहे हैं। अब आपने बेनामी की बात की, तो बेनामी कानून तो बन चुका है, वो कार्रवाई होगी। जो 88 में बना कानून, जिसका रेगुलेशन 20-25 साल तक नहीं किया गया, वो हमने कर दिया कानून पास करके। कल हमने सिंगापुर के साथ डबल टैक्सेशन को उसी प्रकार से सख्त किया है जैसा साइप्रस और मॉरिशस से किया है, तो राउंड ट्रिपिंग बंद हो जाएगी। उनके उप प्रधानमंत्री आए थे। ठीक, हम तो रोज ही कर रहे हैं ना देश को ईमानदार बनाने की दिशा में। और मैं देश का आईटी मंत्री हूं। कल आपके चैनल पर गया था सवाल जवाब में, 2 बातें कहना चाहूंगा कि जिस तरह से डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है वेरियस प्लेटफॉर्म से, वो 400% से 2000% बढ़ रहा है। हमारे 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वो देश को डिजिटल लिटरेट कर रहे हैं। हमने 80 लाख का दिया था उनको टारगेट, 20 दिन में 1 करोड़ 32 लाख लोगों को ने ट्रेन कर दिया। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आज तक बड़ा चैनल है इसलिए आपके दर्शकों को बताना जरूरी है। मैंने कल भी कहा था, हवाला वालों की कमर टूट गई। आपके मेल टूडे ने कहा कि 5% बचा है। आतंकवादी परेशान है, माओवादी पैसा बांटने के बदलने के लिए लोगों को दबाव डाल रहे हैं, खोज रहे हैं। कल रिसर्जेंट इंडिया की रिपोर्ट आई है श्रीमान जी, कि जो देश में देह व्यापार के लिए छोटी बच्चियों को और अपनी बहनों को दबाव देकर फंसा कर लाते हैं दलालों के द्वारा, वो बिजनेस की कमर टूट गई है। क्योंकि नवंबर में लाते हैं, वो देश भर में कोठों पर भेजते हैं, और ये सारा कारोबार 1000 और 500 रुपए के नोट से चलता था। तो मात्र 2 महीने में, 50 दिन में देश कितना बदलाव की ओर आगे बढ़ गया। बाकी लोग ईमानदार आ रहे हैं। तो विपक्ष को ये सब दिखता नहीं और वो देखेंगे भी नहीं, लेकिन जनता देख रही है। और हमारे प्रधानमंत्री का इरादा बहुत ही स्पष्ट है। गरीब, हम एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा,
जी। आज प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी बात की। उन्होंने शास्त्री जी का नाम लिया, उन्होंने जेपी का नाम लिया। मेरा सौभाग्य है, मैं जेपी के साथ काम कर चुका हूं, जेपी आंदोलन में बिहार में। उन्होंने कामराज का नाम लिया, उन्होंने राम मनोहर लोहिया का नाम लिया, दीनदयाल जी का नाम लिया, भीमराव अंबेडकर का नाम लिया, और महात्मा गांधी का तो लिया ही लिया, चंपारण सत्याग्रह की बात की। इन सभी नेताओं में एक चीज क्या कॉमन है? सबके दामन में एक दाग नहीं है, ईमानदारी के प्रतीक। और गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए सब लड़े और अपने तरीके से काम किया। तो ये जो बड़ा हृदय उन्होंने दिखाया आज हमारे मोदी जी ने, जी। देश को बताया ये तुम्हारी परंपरा है, ये तुम्हारे पूर्वज हैं ईमानदारी में, रविशंकर जी, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। तो उसको देखेंगे तो कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा। रविशंकर जी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने यह कहा, उनकी प्रतिक्रिया आई कि असंगठित क्षेत्र के जो काम करने वाले मजदूर हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, वो दिल्ली, आसपास के शहरों, बड़े शहरों से उत्तर प्रदेश, बिहार अपने गांवों को वापस लौटे हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। उन्हें 50 दिन की समय सीमा खत्म होने के बाद क्या मिला? उनकी नौकरी चली गई। क्या कहेंगे इस बारे में? इस पर मैं लालू जी से एक ही जवाब है कि अभी वो सरकार में हैं, उनके बेटे उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। वो क्या कर रहे हैं बिहार में ताकि ये बिहार से बाहर नहीं पलायन करें, इसका जवाब उनको देना है। जहां तक आपने बात की पलायन की, ये ऐसा कोई बहुत क्रेडिबल इसका स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कुछ जगह हुआ है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात कह रहा हूं, इस देश में असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं उसमें लगभग 90% इनफॉर्मल काम में है। अब तक उनको डिजिटल पेमेंट नहीं होने से उनको सही राशि नहीं मिलती थी। आज जब उनको आप तरीके से पेमेंट करेंगे, रिकॉर्ड पर पेमेंट करेंगे, तो आपको उनको बोनस देना पड़ेगा, आपको उनको मिनिमम वेज देना पड़ेगा, तो उनका एक सिस्टम बनेगा। तो इस सच्चाई को क्यों नहीं देखते लालू प्रसाद जी? ये देखने की जरूरत है ना। यही तो मैं कह रहा हूं। रविशंकर जी, आखिरी सवाल हमारा, ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, हमें लगता है जवाब हो गया है इसका। के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जी जी, रविशंकर जी, बताइए। 50 दिन की समय सीमा खत्म हो गई। ये उम्मीद देश की जनता कर रही थी कि अब बैंक से हम, हमारा पैसा है, जितना चाहेंगे उतना निकाल पाएंगे, जैसे चाहेंगे खर्च कर पाएंगे। क्या अभी और इंतजार करना पड़ेगा, और कितना? इस बारे में भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कहा, बैंकों से स्थिति को सामान्य बनाने के लिए जल्दी कार्रवाई करें। आपके पास पैसा बहुत आ गया है, गरीबों के लिए नई योजनाएं बनाएं, मध्यम वर्ग के लिए, अति निम्न मध्यम वर्ग के लिए, और ये सिस्टम को जल्दी नॉर्मलाइज करें। ये संदेश उन्होंने दिया कि नहीं दिया? उन्होंने कहा मैं बैंकों की ऑटोनॉमी का सम्मान करता हूं। दूसरी बात, देखिए इस पूरे मामले में नोटबंदी में हम ये नहीं कहते कैश समाप्त हो जाएगा, कैश पर जोर कम बढ़ना चाहिए। आज पीएम ने संतुलन की बात कही ना, कैश भी होना चाहिए और कैशलेस भी होना चाहिए। तो हमारा खाली कहना यह है कि लोग डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे तो कैश पर दबाव कम होगा। ठीक है रविशंकर जी, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हर हफ्ते आप 24,000 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? और एटीएम से आपने बढ़ा दी एटीएम की करिए श्रीमान, जनता मोदी जी पर भरोसा कर रही है। बहुत धन्यवाद। करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी, आज तक के लिए वक्त निकालने के लिए। हम होते हैं तमाम मेहमान बने हुए हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और कुछ रियायतें और कुछ तोहफे दिए। उनमें 5 बड़े क्या हैं, जल्दी से हम आपको बताते हैं। 9 लाख रुपए तक के लोन के ब्याज पर 4% की छूट मिलेगी और 12 लाख रुपए तक के लोन के ब्याज पर 3% की छूट अब दी जाएगी। घर की मरम्मत के लिए आप 2 लाख रुपए ले सकते हैं, उस पर भी 2% की छूट है। और निम्न मध्यम वर्ग के लिए 2 नई योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से शुरू की गई हैं। किसानों के लिए रबी खरीफ फसल की बुआई पर फायदा है। सरकार जो कर्ज लेंगे 2 महीने वो माफ किया जाएगा। 3 करोड़ क्रेडिट कार्ड को रुपए कार्ड में बदल दिया जाएगा। 3 करोड़ किसानों के क्रेडिट कार्ड को बदल दिया जाएगा। और छोटे कारोबारियों के लिए जो क्रेडिट गारंटी जो सरकार गारंटी देती है वो 1 करोड़ रुपए से वो बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।